हाय गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप सब एकदम बढ़िया होगा। तैयारी चल रही होगी जोर शोर पे। आज की वीडियो किसके लिए है? क्लास 12th के बच्चों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की आई थिंक ये आज हमारी 5th वीडियो है जिसमें मैं आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और पिछली वीडियो तक, लास्ट वीडियो जो हमारी थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। तो जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देख लेना। अब मैं क्या कराने वाला हूं? अब मैं कराने वाला हूं इनकम मेथड। तो क्या सर, अगर हमें सिर्फ इनकम मेथड सीखना हो तो क्या हम डायरेक्टली वीडियो देख लें? नॉट। आपको क्या करना है, आप इनकम मेथड अगर ये करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्लेलिस्ट की जो पहली 2 वीडियोस हैं, जो बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम है, आप एक बार वो जरूर देख लेना। क्योंकि उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स को जिस तरीके से सॉल्व करने का तरीका सिखाया है वो उस बेसिक्स में क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप इनकम मेथड पे डायरेक्टली आ सकते हो अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड आता है तो। अगर आप डायरेक्टली इनकम मेथड करोगे तो यार आपके ऊपर से काफी चीजें जाएंगी, क्योंकि जो मेरा तरीका है वो नो डाउट बहुत अच्छा तरीका है कराने का, बट वो थोड़ा सा अलग है। तो आपको नीचे जो आंसर्स होते हैं वो उस तरीके से सॉल्व होते हुए नजर नहीं आएंगे जैसे बुक्स के अंदर दे रखा है या जनरली बाकी टीचर्स करा रहे होते हैं। थोड़ा सा अलग तरीका है, बट आई विल मेक श्योर कि ऐसे तोते की तरह आप लोग रट जाओगे उस चीज को, ये मेरी गारंटी है। और अगर जो बच्चा पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा है तो देखो, उससे अच्छी तो सिचुएशन कोई है ही नहीं, क्योंकि वो करने के बाद ना आप इंश्योर कर रहे हो कि आपसे अच्छे मार्क्स किसी के आने ही नहीं वाले हैं। तो आ जाओ, जरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे शुरू करते हैं हमारा इनकम मेथड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इनकम मेथड क्या है, जरा देखो ध्यान से। इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम पता है कैसे निकालते हैं? एक बात बताओ, देश में जितने लोग हैं, देश में जितने भी लोग हैं, हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है, ठीक है ना? तो आपने क्या कर दिया, टोटल 5 कैटेगरीज बना दी हैं कि 5 तरह के काम करते हैं। उन 5 तरह के कामों से अलग अलग तरह से इनकम आती है। जैसे आपको पता है सबसे ज्यादा जो मेजर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। तो जो जॉब करने वाले हैं उनको क्या हो जाएगा, उनको बदले में मिलेगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी कि उनको जो सैलरी मिलती है, जो भी उनको वेजेस मिलती हैं, वो उनके लिए क्या बन जाएंगी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो दैट इज द इनकम। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जैसे मैं अपना बता देता हूं कि मान लेते हैं मेरा कोई घर है जिसे मैंने किराए पे दे रखा है, तो उस किराए की जो मेरे पास इनकम आ रही है वो कवर हो जाएगी रेंट के अंदर। फिर रॉयल्टी क्या चीज होती है? देखो, रॉयल्टी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं मैं एक बहुत बड़े पहाड़ का मालिक हूं, हो सकता है मेरे दादा परदादा बहुत अमीर आदमी थे, राजा महाराजा थे, मान लेते हैं, ऐसा है नहीं। उनके पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। अब खबर आई कि उस पहाड़ के नीचे से क्या हो रहा है भाई, सोना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उसमें से गोल्ड निकल रहा है। अब इस खबर को सुनते ही भाई साहब आगे बड़े बड़े प्लेयर्स, केजीएफ के भाई साहब हमारे रॉकी भाई आ गए। उन्होंने कहा कि अपने को ये वाला एरिया चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसे तो दूंगा नहीं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा जितने का भी यहां से सोना एक्सट्रैक्ट होगा, मान लेते हैं जितने का भी सोना एक्सट्रैक्ट होगा, जितने उसकी मनी वैल्यू होगी, उसका 40% सर आप रख लेना और बाकी का 60% रॉकी भाई रख लेंगे। तो जो 40% मुझे मिल रहा है शेयर, मेरे को अपना पहाड़ का वो एरिया देने के लिए जहां से वो सोना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो 40% मेरे लिए क्या बन जाएगी, रॉयल्टी बन जाएगी। तो ये भी मेरे लिए क्या, एक सोर्स ऑफ इनकम है। ये हो गया रॉयल्टी। देन उसके बाद इंटरेस्ट। अच्छा, आपको पता है जैसे मैं रहता हूं फरीदाबाद में, फरीदाबाद आता है हरियाणा में, और हरियाणा में ब्याज का पैसा बहुत फेमस है। कुछ लोगों पे, एक हमारी यहाँ की पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो बहुत ही इलीट कम्युनिटी है, जिनके पास सडनली बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। अब वो पैसा करे क्या? तो जब किसी को कुछ नहीं सोचता कि उस पैसे को करना क्या है, तो कोशिश की जाती है उस पैसे को उधार पे दे देने के लिए, कि ब्याज पे पैसे दे दिए और बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो इंटरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम है वो भी हमारी इनकम हो जाएगी। देन आता है हमारा कॉर्पोरेट्स के लिए, जो बिजनेसमैन होते हैं। जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, कंपनी चलाता है, और उस कंपनी से क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, किसके लिए, एक बिजनेसमैन के लिए। अब आपको पता है इसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीजें भी होती हैं, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम भी होती हैं, जो शायद आपको और मुझे पता भी ना हो। यानी कि एक मिसलिनियस सोर्स होता है जहां पे कुछ नहीं है, जहां पे पीछे की 4 इनकम के सोर्सेज जहां पे इंक्लूड नहीं होते, वहां पे ये 5वां वाला आ जाएगा। यानी कि जो पीछे के 4 सोर्सेज में नहीं आई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन 4 चीजों में जो इनकम कवर नहीं हो पाई वो हमारी कवर हो जाएगी किसके अंदर, मिक्स्ड इनकम के अंदर। अब ये तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया। अब जरा आ जाओ एक बार डिटेल में मैं आपको बता देता हूं किसके अंदर क्या चीजें आएंगी, ठीक है ना? यहां पे मैंने चुन चुन के वो सारे नाम डालने की कोशिश करी है जो आपको एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएगा उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पढ़ते हैं। मैं कहूंगा कि आप इसको सीक्वेंस में याद करना। सीक्वेंस में याद करना मतलब क्या सर, हम आगे पीछे याद कर लें, अगर पहले मिक्स्ड इनकम फिर प्रॉफिट फिर इंटरेस्ट कर लें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉन्फिडेंस तुम्हें पता कब आएगा कि तुमने कोई चीज मिस नहीं करी है, अगर तुम्हें वो चीजें सीक्वेंस में याद हो। एक बार आ जाओ मेरे साथ ही याद कर लो। सबसे पहला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा है इंटरेस्ट, चौथा है प्रॉफिट,
और पांचवा है मिक्स्ड इनकम। 5 सोर्सेस हो गए हैं, इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारी इनकम तैयार हो जाएगी। बहुत समझ आ गई। अब जरा ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में देखो जरा कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। देखो किसी भी एम्प्लॉय को क्या हो सकता है, वेजेस एंड सैलरीज मिल सकती है कैश में। कैश में वेजेस एंड सैलरीज मिल सकती है। तो वेजेस, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नाम हो, सिर्फ एम्प्लॉय को मिल रही हो अपने एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से एम्प्लॉय को अगर मिल रही है कोई भी इन कैश में कोई पेमेंट, बेशक नाम अलग हो सकते हैं, वो आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट हो जाएगा। फिर वेजेस एंड सैलरीज, देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की हेडिंग के अंदर ही आ रहा है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड का मतलब क्या है, एम्प्लॉय को, मान लेते हैं मैं एम्प्लॉय हूं और ये जो मेरा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से बदले में जो मिल रहा है वो कैश नहीं मिल रहा, कैश के अलावा कुछ मिल रहा है। कैश के अलावा अगर कुछ मिलता है ना तो हम कहते हैं कॉम्पनसेशन मिल रहा है इन काइंड। जैसे मेरे एम्प्लॉयर ने मान लेते हैं मुझे गाड़ी दे दी है कि भाई ऑफिस आने के लिए तेरे को दिक्कत होती है तो एक गाड़ी ले ले। उसने रहने के लिए मुझे एक रेंट फ्री हाउस दे दिया है कि इसका किराया मत दे, तू आराम से यहां पे रह। जब आप लोग बड़े बड़े कोई अच्छी सी कंपनी में एम्प्लॉय बन जाओगे ना और आपकी वैल्यू कंपनी को पता होगी तो कंपनी आपको एल्योर करने के लिए सारी फैसिलिटीज दिया करेगी। तो ये क्या हो जाएगी, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे जैसे हो गया रेंट फ्री होम, हो गया रेंट फ्री होम मिल गया, फ्री में कार मिल गई, फ्री में मेडिकल या एजुकेशनल फैसिलिटीज मिल गई, मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, एक पर्टिकुलर स्कूल से उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है मेरे कंपनी के ओनर का और वहां पे मेरे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, हॉस्पिटल में मेरे जो खर्चे हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहा है मेरा एम्प्लॉयर मेरे को। तो ये चीजें किसका पार्ट फॉर्म करेंगी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट फॉर्म करेंगी। तो चाहे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो या वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो, तो ये दोनों चीजें किसका पार्ट फॉर्म करेंगी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की। देन उसके बाद तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आपको ये चीजें देखो याद होनी चाहिए। ये ईआर का मतलब है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जिसने जॉब दी है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है, अब एक बात बताओ, मान लेते हैं मैं एम्प्लॉई हूं, यार मैं पूरी जिंदगी जॉब थोड़ी ना कर सकता हूं कि मरते दम तक, मतलब आज मैं मरा हूं और कल तक मैंने नौकरी करी थी, ऐसा नहीं हो सकता। एक रिटायरमेंट की एज होती है जब आपका शरीर जवाब दे चुका होता है, आपकी बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट, ठीक है ना। उस टाइम पर रिटायरमेंट के टाइम पे चलो भाई तब तक मुझे सैलरी मिल रही थी, उसके बाद तो मैं कमा भी नहीं रहा हूं, फिर भाई मेरा घर कैसे चलेगा। भाई हो सकता है मेरा कोई बच्चा हो, उसकी पढ़ाई, उसकी आगे की परवरिश का जो खर्चा है वो मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी बेटी हो सकती है जिसकी मुझे शादी करनी होगी, है ना, उसके लिए भी इंतजाम करना होगा। इस चीज के लिए क्या होता है, एक सोशल सिक्योरिटी मतलब एक एम्प्लॉय की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक फंड क्रिएट किया जाता है। एक तरीके से एक कुआं है, उस कुएं के अंदर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, जो बाद में क्या होगा, जब भी एम्प्लॉय रिटायर होगा या जब भी उसको जरूरत होगी वो उसमें से पैसा निकाल सकता है और उसे यूज कर सकता है। इसे कहते हैं, एम्प्लॉयर ने अगर उस फंड में कुछ पैसे डाले हैं तो बेसिकली उसने क्या किया, एम्प्लॉय को दिया है ना इनडायरेक्टली, आज नहीं तो कल, फ्यूचर में 60 साल बाद उसे मिलेगा। ये जो फंड में पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है इसे कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ओके, तो देखो और नाम क्या हो सकता है फंड्स का, देखो कोई भी फंड, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, आपके पेरेंट्स, जिनके आपको पता होगा, जिनके पेरेंट्स की जॉब होगी उनको पता होगा अच्छे से कि उनके पापा का पीएफ कटता है, पीएफ वर्ड यूज होता है, प्रोविडेंट फंड। कोई ग्रेचुइटी फंड के नाम से हो सकता है, लेबर फंड हो सकता है, ये कई जगह अलग अलग जगह अलग अलग नामों से भी जानी जाती है ना, और ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, हर जगह ये चीज फॉलो होती है। ओके, तो देखो हमने क्या चीजें सीखी कि नेशनल इनकम निकालने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। 5 में से जो पहली चीज होती है हमारी, उस चीज का नाम होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 बच्चे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देन आ जाओ अगला, अगली चीज क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी का मतलब क्या है, देखो रेंट, मैंने आपको 2 तरह के रेंट यहां पे इंक्लूड होंगे इनकम के अंदर। एक तो जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है कि मेरा घर है, एक पर्टिकुलर मेरी प्रॉपर्टी है, उसे मैंने किराए पे दे दिया, बदले में मुझको किराया मिल रहा है, ये रेंटल इनकम हो गई, ये तो नेशनल इनकम का पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, जिस घर में अभी रह के मैं पढ़ा रहा हूं, ये घर मेरा अपना है, इस घर में अगर मैं ना रह रहा होता तो भाई मैं किसी घर में तो रह रहा होता जिसका मैं किराया दे रहा होता और वो एक इनकम बन रही होती किसी की, तो मेरा ही घर, अच्छा अगर मैं इस घर में खुद ना रह रहा होता तो कोई और यहां पे रह रहा होता जो मुझको किराया दे रहा होता। ये जो रेंट मैं खुद को एक तरीके से दे रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे रह रहा हूं, ऑल्दो मैं इन रियल टर्म्स में अपने आप को कोई पैसे दे नहीं रहा हूं, बट अगर अगर आप एक वाइडर पिक्चर देखो, मैक्रो लेवल पे देखो, एक देश के फाइनेंस मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो वो देख रहा है ना कि यहां पे भी इनडायरेक्टली एक इनकम जनरेट हो रही है।
इसको हम कहते हैं इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट मतलब है कि मैंने मेरी प्रॉपर्टी को खुद ही ऑक्यूपाई कर रखा है, इस घर को मैंने किराए पर ना देके खुद ही इसमें रह रहा हूं, तो इसका जितना मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट होगा, यानी कि मेरे बगल वाले घर का जो रेंट होगा इसी पर्टिकुलर एरिया, इसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के जितना, वो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएगा। तो चाहे आपने एक्चुअल में रेंट रिसीव किया हो या इंप्यूटेड रेंट, यानी कि रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दोनों आपके नेशनल इनकम का पार्ट फॉर्म करेंगे। देन रॉयल्टी क्या चीज होती है वो मैं आपको बता चुका हूं कि इनकम जो रिसीव हुई है फॉर ग्रांटिंग, लीज पे दे दिया, वो जो मेरा पहाड़ था ना, जो मैंने रॉकी भाई को लीज पे दे दिया था, और उसके बदले उन्होंने क्या करा था, देखो, राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स। सब सॉइल एसेट्स होते हैं जहां से आपके नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, आपका गोल्ड हो गया, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो मूवी अभी जिसका पार्ट 2 अभी तक आया नहीं है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हमारी सब सॉइल एसेट्स होती हैं। तो यहां से अगर आपको कोई पैसा मिला है दैट इज अ रॉयल्टी। देन तीसरी इनकम हो जाती है हमारी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी दो तरह के, एक्चुअल इंटरेस्ट, मैंने ब्याज पे किसी को पैसा दिया है, बदले में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, एक्चुअल इंटरेस्ट। इंप्यूटेड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, वो पैसा, मान लेते हैं ये पर्टिकुलर कोई पैसा है, ये देखो, ये पर्टिकुलर पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए मैंने किसी और को रेंट पे इंटरेस्ट पे नहीं दिया, ये मैं खुद ही यूज कर रहा हूं इस पैसे को। तो अगर, ध्यान से सुनो, अगर ये मैंने रेंट इंटरेस्ट पे दिया होता, मान लेते इस 1 लाख के बदले मुझे 5,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो ये जो इंटरेस्ट अब मुझे बेशक मिल नहीं रहा है, बट एक तरीके से इंप्यूटेड वैल्यू, यानी कि एक तरीके से एज्यूम्ड वैल्यू, हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे, 5,000 रुपए हम स्टिल क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। आई नो आपको भी ये चीज कंफ्यूजन दे रही होगी कि सर आपको तो रिसीव हुआ ही नहीं है 5,000 रुपए, तो नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड हो रहा है। अभी मुद्दा ये नहीं है, थ्योरी जब करेंगे तब इस पर डिटेल में बात कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और, इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो इंक्लूड होगी सिर्फ उस लोन पे इंटरेस्ट जो कि प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए यूज हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लेते हैं आप में से कोई एक बच्चा जिसका नाम है विशाल, कोई भी बच्चा जिसका नाम विशाल है, अगर विशाल आप हो तो समझ जाओ कि मैंने आपका नाम ले लिया। विशाल नाम का एक बच्चा है, वो मेरे पास आया कुछ टाइम बाद कि सर मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए। ये देखो, ये विनय है, विनय से इसे चाहिए विशाल को 5 लाख रुपए। मैंने कहा विशाल ले लो, कोई दिक्कत नहीं यार, यू आर अ वेरी डियर स्टूडेंट और मेरे पास पैसे भी हैं। तो विशाल ने कहा ठीक है सर, और मैंने पर विशाल से एक बात बोली, मैंने कहा विशाल मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे तो रहा हूं, बट बेटा टीचर स्टूडेंट का रिश्ता एक तरफ, बदले में तुमको मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। विशाल ने कहा चलो सर ठीक है, मजबूरी का फायदा तो सब उठाते हैं, तो आप कैसे छोड़ोगे। मैंने कहा एक बात बता यार, ये जो लोन ले रहा है तू 5 लाख रुपए का मेरे से, इसे यूज कहां पे करेगा। तो विशाल ने एक ऐसी बात बोली कि जो मुझे हैरानी हो गई। विशाल कह रहा है सर मैं इससे वर्ल्ड टूर करूंगा, मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा 5 लाख रुपए से। मैंने कहा यार 5 लाख रुपए उधार ले रहा है भाई, कोई काम धंधा खोल, क्यों घूमने में इंटरेस्टेड है। कह रहा सर आप पैसे दे रहे हो ना, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, मैं इसे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं इसे सिर्फ खर्च करने के लिए यूज करूंगा। मैंने कहा भाई मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो इंटरेस्ट से मतलब है, सही बात है। अब मेरी बात सुनना, 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000 रुपए होता है। विशाल ने मुझे 50,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, अब ये इंटरेस्ट मेरी तो इनकम हो गई, पर मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये जो मेरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम हुई है, ये नेशनल इनकम का पार्ट फॉर्म नहीं करेगी। इसका रीजन क्या है कि जो इंटरेस्ट इनकम जिस लोन पे आई है, जो 5 लाख का मैंने विशाल को लोन दिया था, ये 5 लाख रुपए किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो यूज ही नहीं हुए भाई। प्रोडक्टिव यानी कि आगे कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनी ही नहीं है इससे। इससे क्या हुआ है, इससे तो सिर्फ भाई ने एंजॉय किया है ना, अय्याशी मार के आया है। तो ये जो इंटरेस्ट मुझे अब मिल रहा है, ये इनकम का पार्ट नहीं है, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। अगर यहीं पे विशाल ने ये 5 लाख रुपए मुझसे लिए होते और बोलता कि सर मैं इससे एक बिजनेस चालू करना चाहता हूं, एक अच्छा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट चालू करना चाहता हूं, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग एक तो रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, हाँ, रेस्टोरेंट खोलने के लिए चाहिए, तो एक तो मैं खुश होता, मैंने कहा यार थैंक यू भाई, क्या अच्छी बात है भाई, बहुत मेहनत कर और अच्छे से आगे जा। और बदले में जो मुझको इंटरेस्ट मिल रहा होता ना, तो सरकार कहती कि भाई इसे नेशनल इनकम का पार्ट मान ले, क्योंकि ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन यूज हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर समझ आ गया वेरी गुड, समझ नहीं आया तो दोबारा से सुन लेना। देन इसके बाद पर कुछ चीजें हैं जो इंटरेस्ट इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि नेशनल इनकम में जो इंटरेस्ट इनकम का पार्ट हम फॉर्म करेंगे उसमें क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। अगर इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने पे किया है पब्लिक डेब्ट पे, यानी कि गवर्नमेंट को कभी कभी ना पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो आम जनता से, हम जैसे लोगों से ही मांग लेती है उधार। अब गवर्नमेंट ने हमसे कोई उधार मांगा
और गवर्नमेंट ने उस पर हमें फिर इंटरेस्ट दिया, तो वो इंटरेस्ट हम लोगों के लिए ऑल्दो इनकम है, बट वो बेटा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। रीजन क्या है? एक बात बताओ, गवर्नमेंट हमारी माई बाप, हम उसके बच्चे एक तरीके से। तो एक सिंपल सी बात बताओ यार, एक बाप अपने बेटे से ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक बच्चे से ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उससे फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी क्या? कॉमन सेंस लगाओ यार, इससे कोई प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी ना बनी है भाई। इस चीज को समझो। अगर लेट सपोज आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं और आप खुद हो, आपके पापा ने आपको ही उधार पे पैसे दिए हैं और बदले में आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं और कह रहे हैं आज तो मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, तो बेटा ये तो एक झूठी खुशी देने वाली बात है अपने आप को, इसलिए वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर एक फर्म ने दूसरी फर्म को कोई इंटरेस्ट पे किया है, वो भी नेशनल इनकम का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? डिटेल में बताऊंगा थ्योरी में, अभी सिर्फ आप इसको याद कर लो अभी के लिए, ठीक है ना। देन चौथी चीज हमारी क्या निकल के आती है? चौथी चीज हमारी आती है प्रॉफिट। चौथा एलिमेंट था ना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? देखो, प्रॉफिट का मतलब होता है एक एंटरप्रेन्योर, जो भी एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, जो अर्न करता है आफ्टर पेइंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि भाई एक बिजनेसमैन होता है, उसने जिससे रॉ मटेरियल खरीदा था उसको उसने पैसे दे दिए, अपने एम्प्लॉय को उसने वेजेस दे दी, सारे खर्चे निपटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसे वो क्या कहता है? प्रॉफिट है। जो इनकम बचती है, मान लेते हैं मैंने भाई 10 लाख रुपए का सामान बेचा, उसमें से 6 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया, तो भैया 4 लाख रुपए मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है बेटा, ध्यान से सुनना। इस 4 लाख रुपए के प्रॉफिट का क्या होगा? सबसे पहले तो सरकार आ जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा कि टैक्स दो, टैक्स दो, मुझे टैक्स दो। तो 4 लाख रुपए में से एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख रुपए का क्या हो गया? टैक्स हो गया। 1 लाख रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। टैक्स बोलो या कॉर्पोरेट टैक्स बोलो, अभी के लिए एक ही बात है। फिर उसके बाद क्या होगा? बचेंगे 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में से एक बात बताओ, सारा पैसा मैं घर पे ले जाऊंगा क्या? एंजॉय करूंगा क्या? घूम के आ जाऊंगा क्या? नहीं यार, कुछ पैसा मैं वापस से बिजनेस में लगाऊंगा। अब ये जो पैसा तुम वापस से बिजनेस में लगा रहे हो, यानी कि बिजनेस में रोक के रख रहे हो, मान लेते कितने रुपए? 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपीस। इस जो पैसे को जो तुम वापस बिजनेस में लगा रहे हो, इसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग। और जो लास्ट के 1.5 लाख बचे थे, वो क्या हो जाएगा? वो घर पे ले जा रहे हो आप एक तरीके से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो अपने आप को एज अ डिविडेंड, इसे कहते हैं डिविडेंड। तो प्रॉफिट के 3 बच्चे, कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग, तीसरा डिविडेंड। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जरा देखना, प्रॉफिट इज यूज्ड फॉर 3 पर्पसेस। सबसे पहला कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, पेपर के लिए मैंने डायरेक्टली यहां पे चीजें चुन चुन के लाया हूं कि कॉर्पोरेट टैक्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हैं, बिजनेस टैक्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में जब ये वर्ड्स आएंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना और बोलना मत गलती से भी कि सर आपने तो कॉर्पोरेट टैक्स बताया, ये बिजनेस टैक्स आ गया था, हमें तो कंफ्यूजन हो गई थी। कंफ्यूजन नहीं, वो आपका बहाना था। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। देन उसके बाद डिविडेंड का दूसरा नाम क्या है? डिविडेंड क्या है? वो प्रॉफिट जो ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना, डिविडेंड का। फिर रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम क्या है? वो प्रॉफिट जो ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिसका नाम क्या हो सकता है? जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इसी का दूसरा नाम क्या है? सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि वो पैसा जो सेव करके रख लिया है बिजनेस के अंदर ही। और तीसरा इसी को कहते हैं रिजर्व, यानी कि आपने पैसे को अपने पास ही रिजर्व करके रख लिया है, रिजर्व इन सरप्लस। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है भाई ये सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्वेश्चन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए कि कौन सी चीज किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार, और फिर लास्ट हमारी सोर्स ऑफ इनकम हो गई मिक्स्ड इनकम। मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा जो पीछे की इनकम में कहीं नहीं आई, पीछे की इनकम में कहीं नहीं आई, वो 4 हेड्स में, तो वो 5वीं इसमें आ जाएगी मिक्स्ड इनकम, प्रोवाइडेड कि वो इनकम होनी चाहिए। अब मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनना। जैसे आपको एक बात बताता हूं, एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, क्लिनिक खोल के बैठा है, उसने जो फीस कमाई है वो क्या हो जाएगी? मिक्स्ड इनकम। मैं टीचर हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, उधर से मुझे अगर कोई फीस मिलती है, मिक्स्ड इनकम। एक नाई है, वो बाल काटता है, बाल काटने के बदले उसको पैसे मिल रहे हैं, क्या है? मिक्स्ड इनकम। वो सारी चीजें यहां पे आ जाएंगी। तो टोटल हमने क्या चली? 5 चीजें पढ़ी। सबसे पहला पढ़ा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा हमने पढ़ा रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा हमने पढ़ा इंटरेस्ट, चौथा हमने पढ़ा प्रॉफिट, पांचवा हमने पढ़ा मिक्स्ड इनकम। अब जरा मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, ये जो 5 चीजें थी, इन 5 चीजों को प्लस करके हम निकालेंगे क्या? याद रखना, बाय डिफॉल्ट इन 5 चीजों को जब आप प्लस करोगे तो आपका एनडीपीएफसी निकल के आएगा। यानी कि जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना, तो इन 5 चीजों को जब आप प्लस करोगे तो आपकी क्या चीज निकलेगी? एनडीपीएफसी। ये नेचुरली निकल के आएगी एनडीपीएफसी। पर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपसे एनडीपीएफसी ही मांगा हो सकता है क्वेश्चन में आपको जीडीपी एमपी मांगा हो। तो अगर आपको जीडीपी एमपी निकालना होगा तो सिंपल वो जो लेफ्ट और डाउन वाली इक्वेशन बनानी होती है,
कि जो चीज निकालनी है उसे लेफ्ट और डाउन ले लो, जो चीज आपने निकाल ली है या दे रखी है एनडीपीएफसी जैसे, उसको राइट एंड अप ले लो और अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये बातें मैं क्या बोल रहा हूं, ये अभी आप जब क्वेश्चंस करेंगे तब एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना आप समझ लो सिर्फ, ठीक है ना। देन एक चीज और मैं बता दूं, बीच की जो ये तीन चीजें हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीन चीजों का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, इधर देखो, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारा निकल के आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीन चीजों को अगर आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो ऑपरेटिंग सरप्लस से। क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो समझ जाना कि जो तीन चीजें हैं इनको एक्सक्लूड कर देंगे, इनकी जगह हम सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस को लिख देंगे। जब क्वेश्चन करेंगे ये चीजें और डिटेल में आपको समझ आएंगी। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना सुन लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको अभी यही बताने वाला हूं क्या क्या चीजें थी। मैं ज्यूम कर रहा हूं कि अगली वीडियो जब आप देखेंगे उससे पहले आपको इस वाली वीडियो में जो जो मैंने करा दिया है वो याद हो जाना चाहिए। समझना गए भाई, समझने के दिन, पेपर है आपका 1-1.5 महीने बाद, आपको ये चीजें लिटरली याद हो जानी चाहिए। एंड वंस यू हैव लर्न ऑल दिस थिंग्स, देन जब आप क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ तो आपको इतना मजा आएगा, आनंद की अनुभूति होगी कि मैं क्या बताऊं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज लाइक करो, इसको प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे एंड बाय, जय हिंद।